जादुई फेस पाउडर। ये कहानी एक सुमन नाम की लड़की की है जो अपनी सौतेली माँ सुमित्रा और सौतेली बहन कविता के साथ सोनापुर नामक गांव में रहती थी। सुमन के पिता ने सुमित्रा से शादी सिर्फ सुमन के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। सुमित्रा बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वो सुमन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सुमित्रा ने उसे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। वो उसे अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े, खाने के लिए रूखा सूखा खाना, बस यही दिया करती थी। सुमन अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है और मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की। मुझे बहुत सारा मेकअप लेकर आना है, ड्रेस लेकर आनी है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं लाई। चलिए जल्दी से शॉपिंग कर आते हैं। मम्मी, कल कविता दीदी का जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन पर पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। कल बहुत सारे मेहमान आएंगे। अगर एक सस्ती सी ड्रेस आप मेरे लिए भी लेकर आ जाएं, तो मैं भी जन्मदिन पर नए कपड़े पहन लूंगी। तेरी औकात है नए कपड़े पहनने की? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। और नौकरानी का क्या काम होता है तुझे अच्छी तरह से पता है। अब ज्यादा बकवास मत कर और जा कल के लिए तैयारियां कर। मेरी बेटी के जन्मदिन पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर को अच्छी तरह सजा देना और पकवान बनाने की भी तैयारियां कर लेना। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती है और शॉपिंग करने चली जाती है। सुमन को अपनी सौतेली माँ के ये शब्द बहुत दुख पहुँचाते हैं और इसी वजह से वो बहुत रोती है। बेचारी सुमन के आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। सुमन रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को दोनों माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग करके आती है कि तभी फर्श पर पानी होने की वजह से कविता फिसल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मम्मी, मैं तो मर गई। मेरी कमर टूट गई। मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। कल मेरा बर्थडे है और आज मुझे चोट लग गई। ये सब कुछ उस नौकरानी सुमन ने जानबूझकर किया है ताकि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना कर सकूं। हाय मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मनहूस करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ, आज तेरी अच्छी तरह से खबर लूंगी। सॉरी मम्मी, वो मैं कल के जन्मदिन की खाने की तैयारियां कर रही थी। 5 पकवान तो बन चुके हैं, थोड़े और रह गए। अरे कविता दीदी, आपको क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गईं? मनहूस, पहले जानबूझकर मेरी बेटी को गिराया और अब मासूम बनकर पूछ रही है कि कविता दीदी आप कैसे गिर गईं? मुझे तेरी चाल अच्छे तरह से समझ आती है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना? इसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। ऐसा कहकर सुमित्रा सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब तक उसका मार मार कर मन नहीं भर जाता, वो सुमन को मारती रहती है और फिर उसके बाल खींचने लगती है। सुमन रोते हुए सुमित्रा से कहती है, मम्मी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पानी कैसे आया। आप भले ही मुझे अपनी सौतेली बेटी समझती हैं, लेकिन मैंने आपको और कविता दीदी को कभी सौतेला नहीं समझा। मैं सपने में भी कविता दीदी को चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सुमन के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सुमित्रा उसके बाल छोड़कर उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है। अगले दिन कविता अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर आती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सुमन अपनी फटे पुराने कपड़ों में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद उस पार्टी में आई एक मॉडर्न औरत सुमन से कहती है, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर है, आपको मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने ना तो मेकअप किया है, ना कोई अच्छी ड्रेस पहनी है, फिर भी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आप तो बड़ी से बड़ी मॉडल को भी टक्कर दे सकती हैं। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा भी बचपन से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु के बाद ये सपना सपना ही रह गया। देखो, तुम अपने इस सपने को अभी भी पूरा कर सकती हो। मैं हर साल मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और हमारे शो को तुम्हारे जैसे चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रहा मेरा कार्ड, कल तुम मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आ जाना।
सुमन और उस औरत की बातें सुमित्रा और कविता सुन लेती है। दोनों माँ बेटी उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। मम्मी, अब इस 2 टके की नौकरानी को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने लाख कोशिश की इसके सपने को चूर चूर करने की, लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। आज तक तो ये सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस मॉडल कभी नहीं बन सकती। इसकी सुंदरता की वजह से इसे ये मौका मिल रहा है ना। अब तू देख तेरी माँ क्या करती है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का सपना अब पूरा हो जाएगा। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। सुमित्रा की एक जादूगरनी दोस्त थी। वो उसे एक दवा बनवा कर ले आती है। जब सुमन सो जाती है तो सुमित्रा वो दवा उसके ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काली हो जाती है और उसके बाल भी छोटे छोटे हो जाते हैं। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। सुबह जब सुमन अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं क्या से क्या हो गई? मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरा रंग रूप, इनको क्या हो गया? रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं मॉडल तो क्या, किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बची। दुनिया भर के सारे दुख दर्द क्या मेरे ही हिस्से में लिखे हैं। जरा सी खुशी मिलती है और वो भी एकदम छिन जाती है। इस तरह से सुमन बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। फिर वो अपने आंसू साफ करती है और अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास जाती है। जब वो उनके पास पहुँचती है तो देखती है कि दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुमन छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मम्मी, अब तो नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रही होगी। मॉडल बनने के सपने देख रही थी, अब बस सूरत होने की वजह से हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। बहुत इतराती थी ना अपनी सुंदरता पर, अब उसकी सुंदरता पर ही ग्रहण लग गया। अरे बेटी, तूने क्या मुझे ऐसे ही समझ रखा था? तुझे क्या लगता है मैं उस मनहूस को ऐसे ही मॉडल बनने देती? बेचारी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। जो लोग उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे, अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं। मैं मॉडल ना बनूं, हमेशा आपकी नौकरानी बनकर रहूं, इसलिए आपने मुझे बदसूरत बना दिया। आपके सीने में क्या दिल नहीं है? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने हमेशा मुझे मारा पीटा, ढंग से खाना भी नहीं दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। महारानी, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे इतनी आसानी से मॉडल बनने देंगे? चल अब जा यहाँ से, हमारे लिए गर्मा गर्म पकवान बना कर लेकर आ। आई बड़ी हमें ना माफ करने वाली। सुमन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सुमन जैसे ही अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है, तभी उसे एक परी बचा लेती है और उससे आत्महत्या करने का कारण पूछती है। सुमन परी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है और वो सुमन से कहती है, सुमन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटा, आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। ये गलत है। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीना चाहिए। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ये गलती कभी नहीं करोगी। और रही बात तुम्हारी सुंदरता की, तो इसका समाधान मेरे पास है। ये लो मेरा जादुई फेस पाउडर, इसे अपने चेहरे पर लगा लो, फिर देखना इसका जादू। परी के कहने पर सुमन जैसे ही जादुई फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगाती है, तो सुमन जादुई फेस पाउडर की मदद से पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर सुमन परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मरने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी और अब मैं कभी भी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों इंसान नहीं, डायन है, डायन।
और अब मैं मॉडल बनकर अपने बचपन का सपना साकार करूंगी। परी सुमन को जादुई फेस पाउडर देकर वहाँ से चली जाती है और सुमन मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ पर और भी सुंदर लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने आई थी, लेकिन सुमन की सुंदरता सभी लड़कियों की सुंदरता पर भारी पड़ जाती है और इस मॉडलिंग शो की विनर सुमन बनती है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मॉडल बनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मॉडलिंग शो की विनर बनने के बाद उसका एक इंटरव्यू होता है जो कि टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर सुमित्रा और कविता हक्के बक्के रह जाते हैं। मुझे लगा था कि ये सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इस इंटरव्यू से तो पता चल रहा है कि ये सुमन है। मम्मी, ये नौकरानी इतनी जल्दी इतनी सुंदर कैसे हो गई? और देखिए, ये कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। मम्मी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बेटा, हमें पता लगाना चाहिए कि ये मनहूस इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। दोनों माँ बेटी सुमन के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि सुमन के पास परी का जादुई फेस पाउडर है, जिसकी मदद से वो इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। एक दिन मौका लगते ही सुमित्रा सुमन के घर से वो जादुई फेस पाउडर चुराकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, उस मनहूस के पास परी का दिया हुआ जादुई फेस पाउडर था। इसे ही लगाकर वो रातों रात इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। ये ले, तू भी इसे लगा ले तो तू भी बहुत सुंदर हो जाएगी। सुमित्रा के कहने पर जैसे ही कविता परी का जादुई फेस पाउडर लगाती है, वो पूरी तरह से गंजी, बहुत ज्यादा काली, चेहरे पर छोटे छोटे काले निशान और हाइट भी पहले से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर सुमित्रा बहुत रोती है। तभी परी के जादुई फेस पाउडर से आवाज आती है, सुमित्रा, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है। तूने बेचारी सुमन के साथ बहुत बुरा किया। जो गड्ढा तूने सुमन के लिए खोदा था, उसी में आज तू खुद गिर गई। अब तेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। ऐसा कहकर परी का जादुई फेस पाउडर सुमन के पास वापस चला जाता है और दोनों माँ बेटी को अपने लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुमन अब बड़ी मॉडल बन चुकी थी और सुमन परी के जादुई फेस पाउडर की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बहुत दूर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। सोनम के पिता रामनाथ एक दर्जी थे। वो सिलाई करके घर का खर्चा चलाते थे। सोनम की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रिया था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक बार की बात है, शादी का सीजन चल रहा था। सोनम की माँ, शादी का सीजन चल रहा है तो आजकल मैं रात में अपनी दुकान पर ही सोऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। अजी, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सोनम की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तभी तो हमारा कल अच्छा होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोनम के पिता रामनाथ दुकान पर चले गए। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर सो जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामनाथ घर से खाना खाकर दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता था कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। देर रात तक रामनाथ सिलाई कर रहा था, लेकिन बार बार बिजली कड़कने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वो देर रात तक काम कर रहा था और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वो वहीं सो गया। तभी तेज हवा की वजह से मंदिर में जल रहा दिया उसके कपड़ों पर गिर गया। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान आग की लपटों में झुलस कर रह गई। रामनाथ बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब आग की लपटें उसके पास पहुंची, तब गर्माहट से उसकी नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे आग से पूरा जल चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब रामनाथ के घर वालों को इस बात का पता चला, तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सोनम की माँ ने जब ये सब सुना तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पिताजी सदा हमारे साथ हैं।
हमारे दिल में है वो, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पर उसकी माँ को होश नहीं आता है। सोनम गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है, इन्हें हार्ट अटैक आया है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने उन्हें दवाई दे दिया है और ये दवाई है जो आप ले आना। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, इन्हें फिर से किसी बात का टेंशन मत देना। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, आपने हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब हमारी दोनों बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे भी छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब मैं बुटीक में जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। बेटा, तू अकेले ये सब कैसे करेगी? हमारी दुकान तो पहले ही जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम अपना घर गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, हम सबसे पहले अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, हम इतने सारे पैसे कमाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी। काजल का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। अपने पापा का हर सपना पूरा करूंगी। माँ, बेटा, ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम जल्दी घर छुड़ा लोगी। ये लो घर के कागज। सोनम घर के कागज लेकर सेठ के यहाँ जाकर घर को गिरवी रखाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। सोनम को बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिलने आते थे। वहीं उसकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बुटीक था, जो कि रामनाथ के बुटीक बंद होने के बाद से चलने लगा था। जब बुटीक की मालकिन गायत्री को पता चला, वो टेंशन में आ गई। अगर सोनम ने अपना कारोबार फिर से शुरू करा तो मेरा धंधा फिर बंद हो जाएगा। मुझे किसी तरह से उसे यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। ये सोचकर गायत्री सोनम की दुकान पर जाती है और बोलती है, सोनम बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारे छोटे से बुटीक में कोई भी कपड़े सिलाने नहीं आएगा। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। यहाँ पर तुम्हारा बुटीक नहीं चलने वाला। तुम कहीं और जाकर अपना बुटीक खोलो। गायत्री आंटी, यहाँ पर किसका बुटीक चलेगा और किसका नहीं, ये तो मुझे आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है। वैसे मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए। आपको मुझसे डर क्यों लग रहा है? अगर आप अच्छे कपड़े सिलती हैं और आप ईमानदारी से काम करती हैं, तो लोग आप ही के पास कपड़े सिलाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरे बुटीक का पहला दिन है, मुझे बहुत सारे काम हैं। प्लीज आप यहाँ से जाइए, आपके कस्टमर आपका इंतजार कर रहे हैं। सोनम का ऐसा जवाब सुनकर गायत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, ये सोनम की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? मैं उसे किसी भी हाल में यहाँ दुकान खोलने नहीं दूंगी। बस तो देखती जा आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और वो सोनम की बुटीक पर नजर रखने लगती है। सोनम के हाथों में जैसे जादू था। वो बहुत ही अच्छे डिजाइन वाले कपड़े बनाती थी, जिसे हर कोई सोनम के हाथों से सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करता था। अब धीरे धीरे करके सभी कस्टमर सोनम से ही कपड़े सिलाने लगते हैं। एक दिन सोनम की दुकान पर एक सेठानी आती है। सोनम बेटा, मैंने तुम्हारे हाथों से सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ सुनी है। वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। वो क्या है ना, मेरे घर में शादी का फंक्शन है। हमने सोचा है कि हम सब एक जैसी साड़ी पहनेंगे। तो क्या तुम 10 दिनों के अंदर हमारे लिए 101 सेम टू सेम ब्लाउज सिल सकती हो? पैसों की फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझिए आपका काम हो गया। मैं आपको टाइम से पहले ही सारे ब्लाउज तैयार करके दे दूंगी।
इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और सोनम अपने काम में लग जाती है। सोनम बेटी, तू आ गई? चल अब खाना खा ले, मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाए हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता कि आज मेरा राजमा चावल खाने का मन था? मुझे तुम दोनों के मन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसे ही पेमेंट मिलेगी मैं सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़वाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है। कल ही स्कूल जाकर काजल का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इधर सोनम पूरे दिन मेहनत करके पूरे 101 साड़ी के ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है। ये बात जब गायत्री को पता चलती है तो गायत्री आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब इसकी वजह से मेरे दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता। अगर आज उसने उस जेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और उसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी न किसी तरीके से ऑर्डर तैयार करने से इसे रोकना ही होगा। इधर सोनम सारा ऑर्डर तैयार कर देती है। अरे वाह, ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए और कल मुझे इसकी पेमेंट मिल जाएगी। फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी सोनम दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। तभी गायत्री चुपके से उसकी दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर सोनम खुशी खुशी अपने घर आती है। देखो माँ, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। काजल, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना, इसे खा लो। ऐसी क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती, फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझो पैसे आ ही गए, कल का दिन हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। और वहीं गायत्री उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने चूहे सोनम की दुकान में छोड़ दिए थे। वे सारे चूहे मिलकर वो सारा कपड़ा कुतर देते हैं। अगले दिन सोनम खुशी खुशी अपने बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने कपड़े लेने पहुंचती है। जैसे ही सोनम सेठानी को कपड़े देती है, सेठानी कपड़े देखकर आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे मेरे सारे कपड़ों के पैसे चाहिए। पिछली बार तो तुम्हारे बाप को गांव वालों ने माफ कर दिया था, पर मैं माफ नहीं करूंगी। दोनों बाप बेटी हो ही लापरवाह। बाप ने लापरवाही से दुकान जला दी और बेटी ने कपड़े चूहों से कटवा दिए। मेरी हिम्मती मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। कल तक तो यहाँ पर सब ठीक था। पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गए। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी इतना बोलकर चली जाती है। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। सोनम जोर जोर से रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ गायत्री सोनम को दुखी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे इसकी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कैसे लौटाती है। गायत्री सोनम को दुखी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और उधर सोनम बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लौटाऊंगी? वैसे ही पहले से मैंने अपना घर गिरवी पर रख रखा है और माँ की तबीयत भी खराब रहती है। घर में एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था मैं घर गिरवी से छुड़ा लाऊंगी और उनका इलाज करवा दूंगी। बहन से वादा किया था मैं उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया और बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है?
अभी अभी तो खुशियां आने वाली थी, लेकिन सब खत्म हो गया। सोनम रोते हुए चलती ही जा रही थी। तब उसे वहाँ 3 साड़ियों का घर दिखाई देता है। साड़ी का घर देखकर सोनम हैरान हो जाती है। तभी पहले साड़ी के घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, मेरे घर में आओ। मेरे घर में तुम्हें रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे साड़ी के घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम मेरे घर में आओ। यहाँ पर तुम्हें जिंदगी के सारे सुख, शांति और आराम मिलेंगे। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह जिंदगी जियोगी। तुम मेरे घर में इस घर की मालकिन बनकर रह सकती हो। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। सोनम बेटा, मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है। वो काफी दिन से प्यासी है। क्या तुम आकर उनकी मदद करोगी? जादुई साड़ी के घर, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, पर मेरे लिए पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरी जादुई साड़ी के घर में जाकर उन बूढ़ी अम्मा की मदद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करने वालों की स्वयं भगवान मदद करते हैं। सोनम तीसरी जादुई साड़ी के घर में चली जाती है और उस घर में ढेर सारा पैसा था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती जेवरात थे। तभी पीछे से साड़ी घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, हम तीनों साड़ी घर बस तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में बिल्कुल खड़ी उतरी हो। तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुमने इतनी मुसीबतों में भी एक अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वो जादुई साड़ी का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और फिर सोनम खुशी खुशी उस साड़ी के घर को अपने घर ले जाती है। घर आने के बाद सोनम अपनी माँ से उस जादुई साड़ी के घर के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर उस जादुई साड़ी के घर की मदद से सोनम सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोल लेती है। और फिर ये सब देखकर गायत्री बोलती है, ये सोनम की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गायत्री सोनम का पीछा करते हुए उसके घर तक जाती है। फिर उसे ये सब पता चलता है कि ये सब इस जादुई साड़ी के घर की वजह से हुआ है। तभी वो रात को उस जादुई साड़ी के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही गायत्री उस साड़ी के घर को चुराने वाली होती है, उस घर से बहुत सारे सांप निकलकर गायत्री को डस लेते हैं और इस तरह गायत्री को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है।